प्लेन और कर्व्ड मिरर के बाद में हम रे ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही तब होते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या जाने की कोशिश करती है। When light enters from one medium to other medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, वो अपने पाथ से मुड़ जाती है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो कि बाउंड्री पर होता है, दो मीडियम जहाँ से अलग हो रहे होते हैं, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो मीडियम के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मीडियम चेंज की बात करते हैं कि मीडियम किस में चेंज होता है, तो मीडियम जो चेंज होता है वो रिफ्रैक्शन में होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो वापस लौट आएगी। रिफ्रैक्शन में लाइट का मीडियम चेंज हो जाता है और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए ये मीडियम है और ये मीडियम का नॉर्मल है। ठीक है, आपको लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है और बाउंड्री से ही वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, या फिर इस मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है। इस लाइट को इस पाथ पे जाना चाहिए था, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती तो ये इस पाथ पे जाती। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है और कहाँ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट लाइट है, जो लौट करके आ गई है वो रिफ्लेक्टेड है, और जो अंदर एंटर कर गई है वो रिफ्रैक्टेड है। तो ये जो लाइट अंदर दिख रही है आपको, दिस लाइट इज रिफ्रैक्टेड लाइट। जो कि अपने पाथ से मुड़ चुकी है और मुड़ करके लाइट का डेविएशन हो जाएगा। तो डेविएशन ऑफ लाइट जो होता है, यानी कि लाइट के का अपने रास्ते से मुड़ना जो होता है, वो दो टाइप से होगा। या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और या फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो लाइट को
या लाइट का जो मुड़ना होता है वो आप नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। When light enters from rarer medium to denser medium, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, तो ये लाइट जो रेयर से डेंसर में आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है, तो इस लाइट रे को जिसको आगे जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन पर, वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। यानी कि इस लाइट का जो डेविएशन हुआ है वो नॉर्मल की तरफ हुआ है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है। रेयर जैसे कि अगर ये एयर है तो डेंसर हम गिलास ले लें या वाटर ले लें, और अगर लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाती है जिस लाइट रे को सॉरी स्ट्रेट लाइन पाथ पर फॉलो करते हुए आना था, लेकिन वो नॉर्मल से दूर हट गई और अपने पास से डेविएट हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई है लाइट, इसका मतलब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हुई है। तो लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना ही रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि डेविएशन हो क्यों रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये होता है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी बदलने से लाइट की वेवलेंथ भी बदल जाएगी। लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसी का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप चाहे तो लिखिएगा, दोबारा पढ़िएगा। टाइम ना खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्शन के लिए दिया जाता है,
ये लाइट रे है जो कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल की तरफ मुड़ी है। इसका मतलब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आई, और नॉर्मल से ही सारे एंगल नापे जाते हैं, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो एंगल आई यहाँ पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू स्नेल, साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर is a constant which is called refractive index। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1 and the velocity of light in medium 2। मीडियम 1 का मतलब जहां से लाइट एंटर कर रही है, और मीडियम 2 का मतलब जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर करे। तो साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट, और वी कैन से दैट साइन आई is directly proportional to sin r। ये दो मीडियम के लिए सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक मीडियम एयर ले लेता हूँ और एक मीडियम में ग्लास ले लेता हूँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इन एंगल का जो साइन होगा उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये हमें स्नेल लॉ समझाता है। तो स्नेल्स लॉ को आप एक बार फिर देख लीजिएगा कि स्नेल्स लॉ ने हमें क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। थोड़ा सा हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप सिंपल म्यू से भी दिखा सकते हो, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें यहाँ पर आपको म्यू 1 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर मीडियम 1 का मतलब जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर वो एयर या फिर वैक्यूम है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। और अगर दोनों ही मीडियम आर डिफरेंट फ्रॉम एयर और वैक्यूम, दोनों में से कोई भी एक मीडियम एयर या वैक्यूम ना हो, तो इस म्यू को हम रिलेटिव कहते हैं। और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से दिखाई देगा, जी म्यू वाटर, जिसमें दोनों ही मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होंगे। इन जनरल आप इस म्यू को हमेशा इस तरह से याद रखें, μ12 is equal to the velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2। और इस क्वांटिटी को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। क्योंकि ये वेलोसिटी का रेशियो होता है, सो ये हमेशा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप तसल्ली से लिख लीजिए, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो एक बार पढ़ी जाती हैं और वो हमेशा याद रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों को पढ़ें ध्यान से। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को आपको पहचानना वैसे आना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से भी लाइट इंसिडेंट होती है वही मीडियम 1 है, तो दूसरा मीडियम 2 हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर मीडियम 1 सपोज कीजिए एयर है, वैसे एयर और वैक्यूम दोनों में से कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एयर या वैक्यूम हो सकता है। और मीडियम 2 जो है वो चाहे गिलास हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एयर के रास्ते में हमने ग्लास रख दिया है और एक लाइट रे है जो इस पर इंसिडेंट हो रही है। अब चाहे इसको आप कैसा भी समझें, उल्टा लें चाहे सीधा लें, आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं तो आपको ये लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ से ये मुड़ चुकी है। सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये एंगल है आई, और
नॉर्मल से ये एंगल यहाँ हो जाएगा R। लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो अब हम लिख सकते हैं इसमें sin I बाय sin R इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू म्यू। आप इस म्यू को चाहें तो a म्यू g भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ ग्लास, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा मीडियम 2 होगा। इसके आगे आप चाहें लिखें तो ना लिखें, क्योंकि दूसरा मीडियम एयर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आप लिख रहे हैं तो भी ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि इसमें मीडियम 1 तो एयर है। अब आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एंगल R जो है वो छोटा हो गया है एंगल I से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जबकि म्यू जो लिया है आपने वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एयर की वेलोसिटी बड़ी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो a म्यू g इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जिस म्यू के लेफ्ट हैंड साइड में a होगा तो a म्यू g 1 से बड़ा होगा, a म्यू w भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। 1 म्यू 2 जब आप लिखते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर मीडियम 1 एयर नहीं होता, अब सपोज कीजिए कि मीडियम 1 को हम ले लेते हैं वाटर, और मीडियम 2 को हम ले लेते हैं ग्लास। तो यहाँ पर है ये वाटर, और ये है ग्लास। जहाँ से ये मीडियम सेपरेट होंगे वहाँ नॉर्मल आएगा, तो ये नॉर्मल हो गया। लाइट रे जो कि वाटर से आ रही है, प्रैक्टिकली देखेंगे आप तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये एंगल I आएगा और ये एंगल R आएगा। तो अब आप इसमें लिखेंगे sin I बाय sin R इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। लाइट आ रही है वाटर से और जा रही है ग्लास में,
तो इसको आपको बोलना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर भी आपको एंगल आर की जो वैल्यू है वो छोटी दिख रही है एंगल आई से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर will be greater than velocity of light in glass. So as compared to water and glass, water will behave like rarer medium and glass will behave like denser medium. Denser medium में velocity हमेशा कम होगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स ऑन म्यू पहले हम देख लेते हैं। अब आपको एक बात तो उसमें क्लियर हो गई होगी कि अगर 1 म्यू 2 बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो इसका मतलब 2 म्यू 1 बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो 1 म्यू 2 को 2 म्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। इसका मतलब 1 म्यू 2 बराबर होगा 1 बाय 2 म्यू 1। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोलता है कि जी म्यू डब्ल्यू क्या होगा, तो जी म्यू डब्ल्यू बराबर होगा 1 बाय डब्ल्यू म्यू जी के। अगर हम दोनों के रिलेटिव से कंपेयर करें, अगर हम लाइट को एयर से वाटर में जाता हुआ माने तो ये आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आप चाहें तो इसको म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि पहला मीडियम एयर है। दूसरी बार मैं मान लेता हूं कि लाइट एयर से ग्लास में जाती। अगर लाइट एयर से ग्लास में जाती तब ये हो जाता ए म्यू जी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज म्यू ग्लास। अब मान लेते हैं कि लाइट अगर वाटर से ग्लास में जा रही है तो मुझे लिखना पड़ेगा डब्ल्यू म्यू जी जो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट ऊपर आ रहा है तो इसमें अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करें तो पहले आप इक्वेशन नंबर 2 लिखें। तो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है यहाँ पर बी ए बाय बी जी, और इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। वी डब्ल्यू जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में आपने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया है। इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है म्यू जी और यहाँ लिखा है म्यू डब्ल्यू। तो इससे एक रिलेशन और सामने आ गया कि डब्ल्यू म्यू जी बराबर राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो ऊपर आएगा म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, यानी ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है ना। अगर
चलो पहले हम एक वो केस देखते हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन पहला केस देख रहे हैं जिसमें लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है और फिर मीडियम 2 से निकल करके वापस मीडियम 1 में आ जाती है। जैसे मान लेता हूँ कि लाइट पहले एयर से ग्लास में जाएगी और फिर लाइट ग्लास से वापस एयर में आ जाएगी। इसका मतलब लाइट एयर में चल रही थी और उसके रास्ते में ग्लास आ गया, तो ऊपर भी आपको एयर मिलेगा और नीचे भी आपको एयर मिलेगा, लेकिन बीच में ग्लास है। ये नॉर्मल है। ये लाइट रे जो इंसिडेंट होती है एयर से ग्लास में जा रही है, तो अपने नेचुरल पाथ से वो नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ रिफ्लेक्शन उल्टा हो रहा है और एक बार फिर लाइट वापस ग्लास से एयर में जाएगी, तो उसको फिर नॉर्मल से दूर हटना होगा, तो ये नॉर्मल से फिर दूर हट जाएगी। तो अगर हम सब मिला के देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए ये इनकमिंग रे है और ये आउटगोइंग रे है। अब इन रे में कितना एंगल आएगा, क्या आएगा, वो देखें। अगर हम यहाँ पर, तो ऊपर वाले केस में इसे मैं लेता हूँ I1, तो अंदर जो बन जाएगा ये हो जाएगा R1। अब ये बन गया यहाँ पर I2 और बाहर निकलने पर ये एंगल बन गया R2। तो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर। पहला रिफ्लेक्शन जो कि एयर से ग्लास में हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे ए म्यू जी बराबर साइन I1 बाय साइन R1। उसके बाद में सेकंड रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो वापस ग्लास से एयर में हो रहा है, तो इसके लिए आप लिखोगे जी म्यू ए बराबर साइन I2 बाय साइन R2। लेकिन जी म्यू ए बराबर तो 1 बाय ए म्यू जी होगा, 1 बाय ए म्यू जी हो जाएगा। इसका मतलब एंगल का रेशियो वही हो जाएगा। तो साइन I1 बाय साइन R2 बराबर आएगा साइन R2 बाय साइन I2। तो R1 बराबर हो जाएगा I2 के, I1 बराबर हो जाएगा R2 के। और वो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों नॉर्मल की बात करता हूँ, तो ये दोनों नॉर्मल तो पैरेलल हैं, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं। ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है ये ग्लास है। अंदर वाली रे की मैं बात कर रहा हूँ, तो अंदर वाली जो रे दिख रही है आपको, वो इस नॉर्मल से इधर आ रही है यूँ। तो क्लियर कट बात है कि ये इसको जब इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल अगर R1 है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है,
यहाँ पर भी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। R1 और I2 तो आपस में बराबर होंगे। R1 और I2 आपस में बराबर हो जाएंगे। R1 और I2 आपको मिलेंगे ग्लास के अंदर, और ये एंगल मिलेंगे आपको एयर के अंदर। इसका मतलब एयर में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर I1 या R2 ये बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब लाइट जो है वो एग्जिट हो जाएगी सेम एंगल पर, लेकिन कुछ इसमें आगे शिफ्ट हो जाएगा जिसको हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये जो लाइट है आपको दिख रहा है, इसको ये इस पाथ पे आनी चाहिए थी, लेकिन पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जो शिफ्ट हो रहा है ये शिफ्ट कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। लाइट को इस पाथ पे आना चाहिए था लेकिन इस पाथ पे आई है। और शिफ्ट क्यों हुई है? ग्लास की वजह से हुई है, रिफ्रैक्शन की वजह से हुई है। तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब कभी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए और मीडियम 2 से वापस निकल करके मीडियम 1 में आए तो लाइट पैरेलल आएगी, यानी कि सेम एंगल पर आएगी। अगर एंट्रेंस का और एग्जिट का मीडियम सेम है तो जैसे लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आती है, उसके बाद मीडियम 2 से मीडियम 3 में जाती है और फिर मीडियम 3 से निकल करके वापस मीडियम 1 में आती है। तो मीडियम 1 में एंटर हुई थी, मीडियम 1 में बाहर निकली है, तो इसका मतलब लाइट पैरेलल ही होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन और मिल गया है, जिसको भी आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत काम आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे ऊपर एयर है, फिर एयर के बाद में ये वाटर आ गया, फिर ये ग्लास आ गया, फिर ये दूसरे टाइप का कोई ग्लास आ गया। अब चाहे डेंसर हो चाहे रेयर हो, वो डिपेंड करेगा कि नॉर्मल के पास में आए, नॉर्मल से दूर हटे। तो अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो पहला मीडियम तो एयर आपने जब लिया है तो कंफर्म है कि अगला मीडियम डेंसर ही होगा। डेंसर होगा तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये वाला जो मीडियम है ये और डेंसर है, तो ये और नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि ये मीडियम रेयरर है तो थोड़ा सा दूर हट जाएगी। अब एयर में जब बाहर निकलेगी वो तो और रेयरर होगा ही होगा, तो ये और दूर हट जाएगी नॉर्मल से। लेकिन लाइट एयर से गई थी और एयर में आई है, तो अगर ये एंगल आई था तो ये वाला एंगल भी आई ही होगा। मीडियम 1 के बाद में ये मीडियम 2 है, फिर ये मीडियम 3 हो गया, फिर ये मीडियम 4 हो गया और उसके बाद में वापस मीडियम 1 हो गया। तो मीडियम 1 से लाइट चल करके मीडियम 1 में वापस आ गई है, तो लाइट पैरेलल होगी। जिस एंगल पे गई थी उसी एंगल पर लौट करके आएगी। अंदर इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू रेयर और डेंसर वो नॉर्मल के पास भी हो सकता है और नॉर्मल से दूर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी दोबारा देखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आपको ये बातें और समझ में आ जाएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर लाइट 1 से 2 में गई, फिर 2 से 3 में गई,
3 से मान लेता हूँ 4 में गई, उसके बाद 4 से वापस 1 में आ गई, तो इन सब का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 1 का मतलब इफेक्ट खत्म हो गया, और सब म्यू का 1 मल्टीप्लिकेशन आने का मतलब एंटर करने वाली लाइट एग्जिट करने वाली लाइट के पैरेलल होगी। बस पहचान यही है कि जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसी मीडियम से एग्जिट होना चाहिए। बीच में चाहे कितने भी मीडियम हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज हमने स्टार्ट किया है रिफ्रैक्शन, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा। और पहला जो डीपीपी है रिफ्रैक्शन का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। कल हम देखेंगे कि लेटरल शिफ्ट कितना आएगा, साथ में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, अपीरेंट डेप्थ और अपीरेंट हाइट। जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। रिफ्रैक्शन जो प्लेन सरफेसेस का हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड रहेगा, और इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, आप उन बातों पर ज़रूर ध्यान लगाइएगा और इसे दोबारा देखिएगा, और साथ ही स्क्रीनशॉट भी खींचिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।